गुप्त वंश ने शासन किया 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य। गुप्त वंश ने शासन किया 319 ईस्वी से 550 ईस्वी अवधि के मध्य। नेक्स्ट, 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया है प्रवरसेन प्रथम ने। 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था देवगुप्त। और भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था प्रवरसेन ने। और गुप्त वंश ने शासन किया है 319 ईस्वी से 550 ईस्वी अवधि के मध्य। गुप्त राजा देवगुप्त का, ये तो बता ही दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था देवगुप्त। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देती है, यानी प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है समुद्रगुप्त के अभियानों के बारे में। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। पृथ्वीव्या प्रथम वीर उपाधि थी। प्रथम वीर की उपाधि मिली है समुद्रगुप्त को। पृथ्वीव्या प्रथम वीर की उपाधि मिली थी समुद्रगुप्त को। पृथ्वीव्या प्रथम वीर उपाधि मिली थी समुद्रगुप्त को। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। और पृथ्वीव्या प्रथम वीर की उपाधि थी समुद्रगुप्त की। पृथ्वीव्या प्रथम वीर की उपाधि थी समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। और पृथ्वीव्या प्रथम वीर की उपाधि थी समुद्रगुप्त की। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासन काल में। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। इस भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है, भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है, भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, जो हैं हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी।
गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे। गूढ़ आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी। गूढ़ आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे। शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। रजत यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला या रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह है ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह है ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह है ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह है ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। क्योंकि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्रा को सुगम बना दिया था। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। तो भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्रा को सुगम बना दिया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में श्रेणियों का कानून कौन बनाता था? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों और मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था भास्कराचार्य का। प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था। आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था भास्कराचार्य का। जबकि धन्वंतरी, चरक और श्रुत आयुर्वेदाचार्य थे। धन्वंतरी, चरक और श्रुत आयुर्वेदाचार्य थे और भास्कराचार्य का संबंध आयुर्वेद शास्त्र से नहीं था। कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे। प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था।
7वीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से फलिता ज्योतिष से संबंधित थे छपड़क। इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से फलिता ज्योतिष से संबंधित थे छपड़क। छपड़क जो है ज्योतिष से संबंधित थे। कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दिनार और गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दिनार, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, चंद्रगुप्त प्रथम। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, चंद्रगुप्त प्रथम। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, याद रखना। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण से। और गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा। गुप्त संवत की स्थापना की चंद्रगुप्त प्रथम ने। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है एरण से प्राप्त हुआ है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। सम्राट विरुद्ध, तो अशोक प्रियदर्शी। अशोक प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त प्रक्रमांक। समुद्रगुप्त प्रक्रमांक। अशोक प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त प्रक्रमांक। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त क्रमादित्य। स्कंदगुप्त क्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड का नाम था विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का क्रमादित्य। समुद्रगुप्त प्रक्रमांक। समुद्रगुप्त को प्रक्रमांक कहते थे। अशोक प्रियदर्शी। अशोक प्रियदर्शी। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश ने। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश ने। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है, गुप्त वंश। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है, गुप्त वंश। मंदिरों एवं ब्राह्मणों में सबसे अधिक ग्राम अनुदान मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया है गुप्त वंश ने। नगरों का क्रमिक पतन महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है, गुप्त वंश। गुप्त युग में
भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग थी। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का छठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का छठा भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदक भागम। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। तोरमाड़ था हूण जाति दल का। तोरमाड़ था हूण जाति दल का। तोरमाड़ था हूण जाति दल का। हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था बालादित्य एवं यशोधर्मन ने। हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था बालादित्य एवं यशोधर्मन ने। हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था बालादित्य एवं यशोधर्मन ने। मिहिरकुल को पराजित किया था बालादित्य एवं यशोधर्मन ने। नेक्स्ट, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसकी विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस का जो विषय वस्तु बनाया है उसमें विषय क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने लिखा है। विशाख दत्त ने भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस में, नाटक है मुद्रा राक्षस, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में लिखा है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने दैवीय अधिकारों का दावा किया? प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने दैवीय अधिकारों का दावा किया? तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन केंद्रीकृत था। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि अनुदान की यानी उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। ये याद रखना, प्राचीन भारत में जो गुप्त शासक थे वो दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मत्स्य कटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मत्स्य कटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा।
शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। प्राचीन संख्या दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। संख्या दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। संख्या दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। भारत में दार्शनिक विचारों के इतिहास के संबंध में संख्या की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। यानी भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में संख्या की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। नेक्स्ट, तो संख्या दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान यानी संख्या दर्शन के प्रतिपादक है कपिल और योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। संख्या दर्शन कपिल, योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। अष्टांग योग के अंग हैं। अष्टांग योग के अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग के अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के। महाभारत के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे उदयन या उदयनाचार्य और गंगेश। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे उदयन या उदयनाचार्य और गंगेश। उदयन या उदयनाचार्य और गंगेश नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे। जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्गमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति है चावारकों की। चावारकों ने कहा है जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है चावारकों की। यह उक्ति है चावारकों की। वैदेशिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। संख्या दर्शन के कपिल और न्याय दर्शन के गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से और मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। अगला है, कह रहा वह दर्शन जिसका मत वेद शाश्वत सत्य है मीमांसा। वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है मीमांसा। मीमांसा का दर्शन है कि वेद शाश्वत सत्य है। मीमांसा का दर्शन है कि वेद शाश्वत सत्य है। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी और कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। मीमांसा का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है।
मीमांसा का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। वह देखिए भारतीय खट दर्शन का भाग नहीं है, लोकायत और कापालिक। भारतीय खट दर्शन का भाग नहीं है, लोकायत और कापालिक। लोकायत और कापालिक भारतीय खट दर्शन का भाग नहीं है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है शंकराचार्य। अद्वैत से अद्वैत अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कह रहे हैं अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है अभिनव गुप्त का। वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है अभिनव गुप्त का। वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है अभिनव गुप्त का। वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है अभिनव गुप्त का। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व 57-58 ईसा पूर्व विक्रम संवत। शक संवत 78 ईस्वी। शक संवत 78 ईस्वी। विक्रम संवत 57-58 ईसा पूर्व। गुप्त संवत्तर 319 ईस्वी। गुप्त संवत्तर 319 ईस्वी। काली संवत्तर 3102 ईस्वी। काली संवत्तर 3102 ईस्वी। काली संवत्तर 3102 काली संवत्तर 3102 ईसा पूर्व। 3102 ईसा पूर्व। गुप्त 319 ईस्वी। शक 78 ईस्वी। विक्रम संवत 57-58 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पुलकेशिन सेकंड का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। 601 अथवा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रवंशी पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज और चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। कह रहे हैं किसकी पुस्तक से हर्ष के समय की सूचनाएं नहीं थी। किसकी पुस्तक में हर्ष के समय की सूचनाएं नहीं थी? तो कल्हड़ की पुस्तक में। कल्हड़ की पुस्तक में हर्ष के समय की सूचनाएं नहीं थी। कल्हड़ की पुस्तक में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है। कल्हड़ की पुस्तक में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है बाण भट्ट ने। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है बाण भट्ट ने। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है बाण भट्ट ने। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया वो था प्रयाग। उत्तर प्रदेश का वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया प्रयाग।
नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। पुलकेशिन सेकंड। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। पुलकेशिन सेकंड। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड ने। कवि बाढ़ निवासी था पृथ्वीकूटा का। कवि बाढ़ निवासी था पृथ्वीकूटा का। सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में, बिहार राज्य का स्थान है पृथ्वीकूटा। तो कवि बाढ़ निवासी था पृथ्वीकूटा का। ह्वेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। तो ह्वेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। ह्वेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। सम्राट हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। ह्वेनसांग की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। रेशम के लिए। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है CU की रचना। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है CUK की रचना। CUK की रचना। CUK की रचना। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी ह्वेनसांग। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी ह्वेनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 671 अथवा 672 ईस्वी से 693-94 ईस्वी में। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 671 अथवा 672 ईस्वी से 693-94 ईस्वी में। नेक्स्ट, चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं इंतु नाम से। इंतु नाम से। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं इंतु नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। नालंदा स्थित है बिहार में। नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की प्रमुख कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना। बेकार का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीनी यात्री फहयान समकालीन था चंद्रगुप्त द्वितीय के।
चीनी यात्री फाहियान समकालीन था चंद्रगुप्त द्वितीय के, और चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग भी था, वो हर्ष के समय आया था, उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया गया है। तो ह्वेनसांग आया है हर्ष के समय और फाहियान आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चीनी यात्री दोनों, फाहियान और ह्वेनसांग दोनों चीनी यात्री थे। फाहियान आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और ह्वेनसांग आया है हर्ष के समय। हर्ष के समय फाहियान आया, ह्वेनसांग आया है, हर्ष के समय ह्वेनसांग और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए उन्होंने। शंकराचार्य ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। शंकराचार्य ने 4 धाम स्थापित किए, वेदांत का प्रसार किया और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म हुआ था केरल में। शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ स्थित है। जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। कवि और शासक। रवि कीर्ति के समय पुलकेशिन सेकंड थे। पुलकेशिन सेकंड के समय जो है रवि कीर्ति थे कवि। कन्नौज के यशोवर्मन के समय भवभूति। कन्नौज के यशोवर्मन के समय भवभूति। पुलकेशिन सेकंड के समय रवि कीर्ति। समुद्रगुप्त के समय कवि थे हरिसेन। समुद्रगुप्त, हरिसेन। कन्नौज के यशोवर्मन भवभूति, पुलकेशिन सेकंड रवि कीर्ति और समुद्रगुप्त, हरिसेन। नरसिंह वर्मन, दांडी। नरसिंह वर्मन के समय दांडी। नरसिंह वर्मन के समय दांडी। नरसिंह वर्मन के समय था दांडी। अमीर खुसरो था अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय कालिदास। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कवि थे कालिदास। हरिसेन, समुद्रगुप्त, हरिसेन, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। तो ऐसे देखेंगे बाणभट्ट, हर्षवर्धन। बाणभट्ट, हर्षवर्धन। ये बाणभट्ट जो शासक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय, हरिसेन समुद्रगुप्त के समय, हरिसेन समुद्रगुप्त के समय, बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के समय, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के समय, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय, दांडी, दांडी नरसिंह वर्मन, दांडी नरसिंह वर्मन के समय, दांडी, दांडी नरसिंह वर्मन के समय, हरिसेन, हरिसेन समुद्रगुप्त के समय, हरिसेन समुद्रगुप्त के समय, भवभूति, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के समय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के समय, और रविकीर्ति पुलकेशिन सेकंड के समय, रविकीर्ति पुलकेशिन सेकंड के समय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के समय। इसको ध्यान रखना।